दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो राज्य व्यवस्था, संविधान या शासन प्रणाली से चल रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने हर जो टॉपिक है, जैसे हमने संसद लिया तो संसद के जितने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट से लेकर के फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं उन्हें अलग अलग वीडियो में क्या किया हमने डिवाइड किया ताकि आसानी से चीज़ें क्या करें समझ लें। जैसे आज का टॉपिक है संसदीय शब्दावलियाँ, उससे पहले भी हमने बताया हुआ। फिर हमने क्या किया, एक और टॉपिक ले लिया आपका संसदीय शब्दावलियाँ का दूसरा टॉपिक क्या क्या है, संसद में जो यूज करने वाली शब्दावलियाँ होती हैं, संसद के अंतर्गत क्या प्रावधान था उसका हम चर्चा कर चुके हैं। हम इससे पहले जो था पदाधिकारी यानी सभापति या उपसभापति या अध्यक्ष सभापति के कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं संसदीय शब्दावलियों में। संसदीय शब्दावलियों में क्या क्या चीज़ें होती है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप ज्ञान और कह सकते हैं कि ज्ञान के युग में जी रहे हैं। यहाँ ज्ञान का अथाह भंडार है और उसमें से हमें वो ज्ञान निकालना है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। आप जानते हैं मैं हमेशा 3 चीज़ों को देता हूँ, पिलर होता है जो कंपटीशन में, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है, पैटर्न है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना। और कैसे पढ़ना है, जो आपका पेपर है, पेपर को एनालिसिस करेंगे तब आपको पढ़ने का तरीका क्या होगा पता चलेगा। तो सारे अवधारणाएं कंसेप्ट को लेकर के हम अपनी बातों को सहजता से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सारा चीज़ें डिपेंड करता है कि आप कितने रुचि से जो होता है विषय वस्तु को सुनने के साथ साथ समझने और कह सकते हैं कि उसे चिंतन मनन के द्वारा जो ग्रहण करने की आपकी क्षमता या आपकी जो रुचि है उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। नहीं तो बहुत सारे वीडियो है, ये मेरा ही नहीं, संविधान पढ़ाने वाले आपको हजारों की संख्या वीडियो मिलेगा आपको। लेकिन समस्या ये है कि वास्तव में कि आपको कौन सी वीडियो आपके करियर के अनुकूल है उनका चयन करिए। साथ ही साथ किताबों का रीडिंग जरूर करिए आपका, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ पे भ्रम बहुत ज़्यादा है और भ्रम की स्थिति तब दूर होगी जब आप खुद अपने आप को मैच्योर और अपने आप को मानसिक तौर पर परिपक्व बनाएंगे। ये सारी गतिविधियाँ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। अब आते हैं संसदीय शब्दावलियों में कटौती प्रस्ताव। आप जानते हैं संसद में जो भी रहता उसके लिए क्या होता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। यहाँ नीतिगत कटौती में कहा गया है कि मांग की गई राशि 1 रुपया कर दिया जाता है। यानी नीतिगत कटौती उसे कहते हैं कि अगर किसी ने 1 करोड़ मांगा, हमने उसकी राशि को क्या किया, हमने 1 रुपया उसे दिया, इसका मतलब क्या है, आपकी नीति या पॉलिसी हम सहमत नहीं है। तो नीतिगत कटौती का मतलब होता है कि जिस पॉलिसी के लिए आप पैसा मांग रहे हैं उस रकम को हमने क्या किया, 1 रुपये में बदल दिया। कि 1 करोड़ मांगा आपने, मैंने आपको 1 रुपये दिया। यह हास्यास्पद लग रहा है नहीं लग रहा आपको कि नहीं, 1 करोड़ की जगह 80 लाख हो जाता या 60 लाख हो जाता। ये 1 रुपये का मतलब है कि हम आपके नीति या पॉलिसी या कार्यक्रम से सहमत नहीं है। इस नाते क्या हो जाता, कटौती प्रस्ताव जहां लाया जाता आपका लोकसभा में, तो क्या किया जाता, मांग की गई राशि क्या कर दिया जाता, 1 रुपये कर दिया जाता। आर्थिक कटौती, आर्थिक कटौती में क्या होता है, मांग की गई राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आर्थिक, जिसे इकोनॉमिक कट बोलते हैं आपका, आर्थिक कटौती का मतलब है कि आपने 1 करोड़ रुपया मांगा तो मैंने क्या किया, घटा करके 80 लाख रुपए दिया या 70 लाख रुपए दिया, तो हम क्या किया, आर्थिक कटौती। चूंकि प्रस्ताव कटौती है तो कटौती होगा ही होगा, ये तो तय है आपका। आर्थिक कटौती में मांग की गई राशि को एक निश्चित सीमा तक क्या किया जाता, कम कर दिया था। कि 1 करोड़ किसी संसद के सदस्य ने मांगा कि हमें ये परियोजना चलाना है, हमें 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो सरकार ने क्या किया, या जो भी सदस्य थे उसमें उन्होंने क्या किया, उन्हें कम करके उनकी मांग क्या की संसद ने, उसने कर दिया आपका 1 करोड़ की जगह कितना कर दिया, 1 करोड़ मांगा और 1 करोड़ की जगह इसने क्या किया, आपका 80 लाख रुपए दे दिया, 80 लाख। तो इसे कहते हैं आपका एक तरीके से आर्थिक कटौती या मितव्ययी कटौती भी बोलते हैं या इकोनॉमिक कट भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हम आपकी नीति से सहमत हैं लेकिन राशि क्या है आपकी अधिक, इस नाते उसको क्या करते हैं, कट करके हम क्या करते हैं, मांग की गई जो राशि होती है उसे क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं। आगे सांकेतिक कटौती, इसे कहते हैं टोकन कट कहते हैं। सांकेतिक कटौती में मांग की गई राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है। कि 1 करोड़ रुपये आपने मांगा कि हमें सर ऐसा है 1 करोड़ रुपये चाहिए, मैं ये योजना परियोजना चलाना चाहता हूँ,
मैंने क्या किया, उस 1 करोड़ रुपए में से केवल 100 रुपए ही काटा। तो संकेत के रूप में, सांकेतिक मतलब एक सांकेतिक कट है, क्योंकि कटौती प्रस्ताव इतना कट करेंगे हमने, तो मांग की गई राशि में से अगर 100 रुपए हमने काट लिया तो 1 करोड़ में से 100 रुपए जाएगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उसे कहते हैं सांकेतिक कटौती। मतलब आपके हम पॉलिसी से पूरी तरीके से क्या आपका सहमत है। तो आप कटौती प्रस्ताव देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है, एक नीतिगत कटौती होता है, एक आर्थिक कटौती होता है, एक सांकेतिक कटौती। अगर आपसे पूछा जाए नीतिगत कटौती किसे कहते हैं, तो नीति को ही काट दिया जाता है, अर्थात मांग की गई राशि को क्या करते हैं, घटाकर 1 रुपये कर देते हैं। तो 1 रुपये देने का मतलब आपकी नीति से सहमत नहीं है। आर्थिक कटौती या मितव्ययिता कटौती या इकोनॉमिक कट जो होता है, मांग की गई राशि को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। आपने 1 करोड़ मांगा, हमने 80 लाख या 70,000 दिया, ये क्या होगा, इकोनॉमिक कट या आर्थिक कटौती हो गया। सांकेतिक कटौती में क्या होगा कि आपने 1 करोड़ रुपया मांगा और हमने क्या किया, 100 रुपए की कटौती किया संकेत के रूप में, तो ये क्या होगा आपका सांकेतिक कटौती। इस तरीके से कटौती कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। अब आते हैं अनुदान। अब जानते हैं अनुदानों की मांग, हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुदानों की मांग के लिए मतदान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। कहां होता है, लोकसभा में। अर्थात अगर देखा जाए तो केवल लोकसभा को शक्ति प्राप्त है, न कि राज्यसभा को। तो कोई भी अनुदान आएगा, पहली बात तो अनुदान जो लेकर आएंगे, ये अनुदान आएगा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में अनुदान लाया जाता है। और लोकसभा ही क्या होता है, अनुदानों पे मतदान होता है। राज्यसभा को अनुदानों के संदर्भ में कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुदानों को देखते हैं कितने प्रकार के अनुदान होते हैं। एक हो गया अनुपूरक अनुदान, एक है अतिरिक्त अनुदान, एक है अधिक अनुदान, एक है प्रत्यानुदान, एक है अपवाद अनुदान। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे सिविल के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, खासकर पीएसएस में भी देखा जाए, यहाँ तक कि आईएएस तक के क्वेश्चन बन जाते हैं, वनडे में भी बन जाते हैं। आपका वनडे के भी अगर देखेंगे तो वहां भी बन जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। पहली बात तो अनुदान क्या होता है, सरकार क्या करती है, अनुदानों की मांग करती है और इसी अनुदानों के माध्यम से क्या होता है, उन्हें पैसा मिलता है। ये अनुदान जो होते हैं एक तरीके से धन विधेयक होते हैं। पैसा आने नाते क्या हो गया, धन विधेयक हो गया। और धन विधेयक किसमें है, संविधान के 110 में आपका। तो धन विधेयक होने के नाते क्या होता है, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से क्या होता है, सदन में यानी लोकसभा में लाया जाता है। क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा का क्या होता है, एकाधिकार एक तरीके से होता है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। तो इस नाते जो अनुदानों की मांग होती है वो लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा में ही मतदान होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जो शक्ति होता है लोकसभा को प्राप्त होता है, न कि राज्यसभा को होता है। अन्य अनुदान देखते हैं, एक है अनुपूरक अनुदान। इसमें दिया गया है विशेष सेवा हेतु प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष में अपर्याप्त। यहां दिया शब्द अपर्याप्त। मतलब अनुपूरक अनुदान का मतलब है कोई विशेष सेवा चल रहा, मान लीजिए शिक्षा के लिए कोई विशेष सेवा चल रहा, अनिवार्य सेवा चल रहा, और वो जो राशि खर्च की गई एजुकेशन के लिए, हमने मान लिया 1 लाख रुपए खर्च किया गया, 1 लाख रुपए हमने क्या किया था, खर्च किया था। लेकिन चालू वित्त वर्ष में क्या होगा, अपर्याप्त हो गया आपका। मतलब जो खर्च होना चाहिए वो खर्च क्या है आपका, अपर्याप्त है। तो इस नाते क्या करते हैं, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उसकी पूर्ति की जाती है। अनुपूरक का मतलब होता है पूरा करना होता है। एक दूसरे का पूरक क्या होते हैं, अनुपूरक होते हैं। यानी विशेष सेवा हेतु प्राधिकृत धनराशि, मतलब किसी विशेष सेवा को चलाने के लिए जो धनराशि है, किसी विशेष सेवा को चलाने के लिए जो धनराशि है, वो धनराशि क्या आ जाती है, जब अपर्याप्त हो जाती है तो उसकी भरपाई किससे कहते हैं, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उसे पैसा देते हैं। तो अनुपूरक का मतलब हो गया है कि जितना आपका अपर्याप्त राशि है उसको क्या करना, पूरा करना ही क्या होता है, अनुपूरक। अतिरिक्त अनुदान, ये कहा गया है बजट में कोई नई सेवा परिकल्पित न हो। मान लीजिए कोई ऐसा मद है आपका जिसपे बजट में क्या किया गया, खर्च किया गया, लेकिन आगे चल के उस मद से कोई और नई सेवा क्या हो गई, जुड़ गई, जिसका बजट में परिकल्पना नहीं किया गया। तो जब नई सेवा जुड़ गई है तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या जाता है, आपका पैसा जो दिया था वो होता अतिरिक्त अनुदान। मतलब बजट में कोई नई सेवा परिकल्पित न हो, चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो, उसकी भरपाई कैसे करते हैं, अतिरिक्त अनुदान। जैसे मान लीजिए
शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किया गया कि वास्तव में स्कूल बनाया जाएगा आपका। स्कूल बनना शुरू हुआ, बाद में ये हुआ कि स्कूल बनना शुरू हो गया, स्कूल बन गया, लेकिन स्कूल में शौचालय के बिना कोई मतलब है आपका? अगर शौचालय नहीं रहेगा प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो बजट में शौचालय की परिकल्पना नहीं की गई थी, स्कूल बनाने की परिकल्पना की गई थी। लेकिन एक सेवा जुड़ गया कि वास्तव में कि जो स्कूल है उसके साथ क्या होना चाहिए? आपका शौचालय होना चाहिए, अर्थात शौचालय क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। इसी नाते क्या किया गया? अतिरिक्त चीज जुड़े होने के नाते क्या होता? अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से क्या होता? इसकी भरपाई की जाती है। तो बजट में कोई नई सेवा परिकल्पित न हो, चालू वित्त वर्ष के दौरान जो अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। आगे है अधिक अनुदान। अधिक अनुदान का मतलब होता है निर्धारित रकम से ज्यादा खर्च की भरपाई। कि मान लीजिए जो निर्धारित राशि थी कि आपने दिया शिक्षा के लिए, जो स्कूल बनाना है 1 लाख रुपए दिया आपने, और उस निर्धारित राशि से क्या होगा? आपको ज्यादा लग गया, स्कूल की बाउंड्री करते समय या कुछ और भी काम पड़ गए, 1 लाख की जगह 1 लाख रुपए 1,20,000 खर्च कर दिया आपने। तो निर्धारित रकम से ज्यादा अगर खर्च हो गया तो अधिक अनुदान के माध्यम से इसकी भरपाई की जाती है। अब आगे देखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कंफ्यूजिंग होता है आपका। प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। प्रत्यानुदान दिया गया किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक एवं त्वरित सहायता की आवश्यकता की भरपाई की जाती है। मतलब ये कहा गया है कि प्रत्यानुदान का मतलब होता है कि अचानक कोई ऐसा काम आ गया जो योजनाओं से क्या हो गया? आपका जुड़ गया, अप्रत्याशित मांग उठ गई, तो उसकी भरपाई के लिए क्या हो जाता है? प्रत्यानुदान के माध्यम से आपकी भरपाई की जाती है। किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक एवं त्वरित सहायता की जो आवश्यकता होती है उसकी भरपाई किससे? प्रत्यानुदान। तो याद रखिएगा दो टर्म, आकस्मिक और अधिक त्वरित सहायता की जिसमें आवश्यकता होती है उसकी भरपाई जो होता है प्रत्यानुदान के माध्यम से। अपवादानुदान, इसका संबंध वर्तमान वित्त वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता। मतलब अपवाद के रूप में जो होता है, कोई सेवा आ जाता है, उस सेवा के संदर्भ में क्या होता? अपवादानुदान। जैसे मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गया या कोई और स्थिति उत्पन्न हो गई आपकी, तो अपवादानुदान के माध्यम से क्या किया जाता है? यहाँ से पैसा क्या होता है? निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपूरक का मतलब विशेष सेवा है प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष में क्या अपर्याप्त हो, अनुपूरक हो जाता है। अतिरिक्त अनुदान कि बजट में नई सेवा परिकल्पित न हो, लेकिन जैसे योजना चले कोई नई सेवा क्या हो उससे जुड़ जाए। जैसे हमने बताया कि बजट में आपका मकान के लिए दिया गया पैसा आपको दिया गया, लेकिन बाद में शौचालय भी जुड़ गया इसमें, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? अतिरिक्त अनुदान। अधिक अनुदान, निर्धारित रकम से ज्यादा अगर खर्च कर दिया गया है तो वो जो खर्च होता है उस खर्च की भरपाई अधिक अनुदान के माध्यम से किया जाता है। कि बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपए मिला, आपने 1 लाख रुपए 1,20,000 खर्च किया, तो 20 रुपए जो अधिक हुआ उसकी भरपाई आपका अधिक अनुदान से। प्रत्यानुदान हो गया किसी सेवा के लिए जो आकस्मिक रूप से अधिक अत्यधिक और त्वरित सहायता की जो आवश्यकता पड़ जाता है, तो प्रत्यानुदान तुरंत पैसा इससे निकाला जाता है। अपवादानुदान मतलब जिसका मतलब कोई वहां मेंशन ही ना हो और अपवाद के रूप में क्या दिया, इसका संबंध वर्तमान वित्त वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं है, अर्थात कोई पीछे की या कोई ऐसी परियोजना आ जाती है जिसपे खर्च करना जरूरी है, तो इसी के माध्यम से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। निधियां देखा जाए 3 निधियां होती। भारत की संचित निधि 266 में, भारत की लोक लेखा निधि ये भी 266 के अंतर्गत है, भारत की आकस्मिक निधि 267 में। बता भी चुके हैं भारत पे संचित निधि का पे जो होता है 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक भारित व्यय होता है, भारित व्यय, इस पे जो होता है मतदान नहीं होता, इस पे मतदान अगर देखा जाए तो नहीं किया जाता। लेकिन अन्य व्यय हो गया, भारित व्यय के अलावा अन्य व्यय, यहां क्या होता है? संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है, संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। यानी भारित व्यय को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार का व्यय करना चाहते हैं तो संसद की पूर्व अनुमति क्या होती है? अनिवार्य होती है, अगर संचित निधि से पैसा निकालना चाहते हैं आपको, ठीक है। लोक लेखा निधि ये 266 में है, यहां भी संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आकस्मिक निधि ये राष्ट्रपति के अधीन होता है, किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के अधीन होता है। यहां से भी पैसा निकालने के लिए क्या होता है? संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा,
भारित व्यय हुआ भारत की लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट निधि हो गया, फंड हो गया, या आकस्मिक निधि, यहां से पैसा निकालने के लिए 1 2 3 यानी व्यय को छोड़ करके संसद के पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं होती है। लेकिन अगर संचित निधि से अन्य प्रकार का व्यय करेंगे तो संसद की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता होती है। अब विधेयक देखते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब जो सरकार की नीतियों से संबंधित होता है, अर्थात किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं कोई विधेयक लाएंगे उसे क्या कहेंगे, सरकारी विधेयक लाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर जो विधेयक था वो सरकारी विधेयक आपका, धन विधेयक क्या है, सरकारी विधेयक आपका। अगर सरकारी विधेयक को सदन में अस्वीकार कर दिया गया यानी पारित नहीं हो पाया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है आपको। यानी सरकारी विधेयक की खासियत है कि अगर किसी मंत्री ने लाया और उसको अस्वीकार कर दिया गया विधेयक को तो सरकार को त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर कोई सरकारी विधेयक लाना चाहते हैं 7 दिन की नोटिस देनी पड़ती है। 7 दिन पहले क्या करेगा, नोटिस देने के बाद ही सदन में सरकारी विधेयक लाया जाता है। गैर सरकारी विधेयक को बोलते हैं निजी विधेयक भी बोलते हैं, या कहीं कहीं प्राइवेट विधेयक भी कहीं न कहीं कहा जाता है आपका। ठीक है, ये जो होता किसी भी सदन के सदस्य द्वारा लिया जाता, यानी मंत्री को छोड़ करके चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष को, जो भी सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, यानी जो सांसद होते हैं जिनके पास मंत्रालय नहीं होता, जो भी सांसद है चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, वो अगर कोई विधेयक ले आता तो उसे बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक, निजी विधेयक या प्राइवेट विधेयक बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई सांसद द्वारा लाया जाता है विधेयक और सदन ने अस्वीकृत कर दिया तो सरकार बनी रहती है, अर्थात सरकार गिरने का कोई भी संभावना नहीं होता है। और ऐसा कोई विधेयक अगर कोई संसद का सदस्य लाना चाहता है तो 1 माह पूर्व नोटिस देगा। ध्यान दीजिएगा, सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन हो गया और गैर सरकारी के लिए क्या होगा, 1 माह का नोटिस हो गया। तो इस तरीके से चीजें क्या होगा, एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा आपका एक संसदीय प्रक्रिया जोड़ा जाएगा, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। इस नाते हमारा प्रयास है कि अधिकतम से अधिकतम प्रयासों को आगे बढ़ाएं, आप अपनी भी क्षमता को विकास करने का प्रयास करें। जय हिंद।